नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को हुई। कोविड महामारी के कारण पिछले 1.5 वर्षों से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रही थी। 1.5 वर्षों के बाद यह मीटिंग फिजिकल फॉर्म में हुई। 45वीं मीटिंग के दौरान जीएसटी काउंसिल ने कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस की हैं, जिनके बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल 2021 और मई 2021 में कोविड 19 से रिलेटेड कुछ दवाइयां और इक्विपमेंट्स के कस्टम्स ड्यूटी पर और जीएसटी के रेट में कंसेशन दिया गया था, जिसकी समयावधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। इन वस्तुओं और दवाइयों में से जो ये दवाइयां हैं, एम्फोटेरिसिन बी जिस पर नील रेट रहेगा, रेमडेसिविर पर 5%, टोसिलिजुमाब पर नील और एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन जिन पर 5%, वह 30 सितंबर 2021 से उसकी समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। लेकिन जो कोविड 19 से रिलेटेड इक्विपमेंट्स थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक इत्यादि, उनकी समयावधि 30 सितंबर 2021 से आगे नहीं बढ़ाई है। उन पर जो कंसेशनल रेट जीएसटी का लगेगा वह 30 सितंबर 2021 तक ही लागू रहेगा। इनके अलावा कुछ और दवाइयों पर भी 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जीएसटी रेट 5% कर दिया गया है। यह भी कोविड 19 की ट्रीटमेंट के अंदर उपयोग में आई जाती है। ये दवाइयां हैं इटोलीजुमाब, पोसाकोनाजोल, इन्फ्लिक्सीमेब, फेविपिरावीर, कैसिरिविमाब एंड इमडेविमाब, 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज, बैमला निविमेब एंड एटसीविमेब। इन 7 दवाइयों पर जीएसटी का रेट 31 दिसंबर 2021 तक 5% रहेगा। कुछ वस्तुओं के जीएसटी रेट में भी परिवर्तन किया जा रहा है, जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। दिव्यांगों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले व्हीकल्स के लिए रिट्रोफिटमेंट किट्स, उस पर जो एप्लीकेबल रेट अभी है उसके बदले में 5% जीएसटी का रेट 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स फॉर स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल जो धान दिए जाते हैं, उसका भी रेट घटाकर 18% से 5% किया जा रहा है। कैंसर के उपयोग में आने वाली दवाई केट्रूडा, उसका जीएसटी का दर 12% से घटाकर 5% करने का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डीजल के अंदर ब्लेंड करने के लिए बायोडीजल सप्लाई करने पर 12% अभी जीएसटी रेट लगता है, उसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और अन्य कई धातुओं के ओर्स, खनिज के ऊपर अभी 5% जीएसटी का दर है, उसे बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। यह इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए इस प्रकार का यह रेट परिवर्तन किया जा रहा है। स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड पार्ट्स, उस पर अभी 5% जीएसटी लगता है, लेकिन उन्हें बनाने वाले प्लास्टिक के या आयरन एंड स्टील के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। इसके कारण से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की परिस्थिति उत्पन्न होती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड पार्ट्स के ऊपर भी जीएसटी का दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव है। कागज से बने हुए कार्टन्स, बॉक्सेस, बैग्स, पैकिंग कंटेनर्स, इन पर अभी जो जीएसटी का दर 12% या 18% है,
उसे 18% करने का प्रस्ताव है। पॉलीयूरेथीन और प्लास्टिक से निर्मित अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी का रेट 18% है, लेकिन उनसे जनरेट होने वाले वेस्ट एंड स्क्रैप पर जीएसटी का दर 5% है। इस एनोमली को दूर करने के लिए अब वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ पॉलीयूरेथीन्स एंड अदर प्लास्टिक्स के ऊपर भी जीएसटी का दर 18% करने का प्रस्ताव है। अभी फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफिक पेन उन पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि अन्य पेन पर 12% जीएसटी लगता है। तो इसके बदले अब हर प्रकार की पेन के ऊपर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। रेलवे पार्ट्स, लोकोमोटिव्स एंड अदर गुड्स इन चैप्टर 86 उन पर अभी 12% जीएसटी लगता है और इसमें इन्वर्टेड रेट का रिफंड भी नहीं मिलता। इन्वर्टेड रेट का समस्या न हो, इसके लिए रेलवे पार्ट्स, लोकोमोटिव्स एंड अदर गुड्स इन चैप्टर 86 पर भी जीएसटी का रेट 18% करने का प्रस्ताव है। मिसलेनियस गुड्स ऑफ पेपर लाइक कार्ड्स, कैटलॉग, प्रिंटेड मटेरियल चैप्टर 49 के अंतर्गत ये वस्तुएं आती है। इनका भी जीएसटी रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है। मस्कुलर एट्रोफी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये दो बीमारियां हैं जिनमें उपयोग में आने वाली दवाई जोल्जेंस्मा और विल्टेप्सो, इनका कॉस्ट बहुत ही अधिक होता है और ये इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। तो इन दवाइयों के इंपोर्ट पर लगने वाला आईजीएसटी का अभी जो 12% रेट है उसे नील कर दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इन दो दवाइयों के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इनके अलावा भी कोई मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के ट्रीटमेंट के उपयोग में आने वाली कोई भी दवाई यदि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रेकमेंड करता है तो उन दवाइयों के ऊपर भी जीएसटी में से एग्जम्पशन दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश के सीमा पर जो हाट लगती है, जो बाजार लगते हैं, उनमें जो भी गुड्स सप्लाई होगी उन पर अब कोई भी जीएसटी का रेट नहीं लगेगा, नील रेट उस पर करने का प्रस्ताव है। अभी उन गुड्स के सप्लाई पर एप्लीकेबल रेट लगता है, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 से उस पर नील जीएसटी करने का प्रस्ताव है। प्रोडक्शन ऑफ फिश मील के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है उस पर जब से जीएसटी का कानून लागू हुआ है, अर्थात 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक नील रेट करने का प्रस्ताव है, ताकि पुराने भी पीरियड में अनइंटेंडेड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिश मील के ऊपर कोई भी जीएसटी न लगे और संभवतः आगे से इसके ऊपर नील रेट प्रस्तावित कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। मेंथा ऑयल यदि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से खरीदा जाए तो रजिस्टर्ड पर्सन को उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी भरना होगा और उसकी वह क्रेडिट ले पाएगा। इसके अलावा यदि मेंथा ऑयल भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें उसे जो भी निर्यातक है उसे रूल 96 के अंतर्गत रिफंड लेने का प्रोविजन नहीं रहेगा। वह टैक्स भर के एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके बदले में उस निर्यातक को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत एक्सपोर्ट करना होगा और उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक्यूमुलेट हुई है उसे रूल 89 के अंतर्गत उसको रिफंड डिपार्टमेंट से क्लेम करना होगा। ब्रिक किल्न्स या ईंटों के भट्ठों को भी स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2022 से लाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वह 20 लाख की ही रखी जाएगी। अभी गुड्स के लिए अधिकांश राज्यों में 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो ब्रिक्स किल्न्स के लिए 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट रखने का प्रस्ताव है। और जो भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेंगे उन टैक्स पेयर्स को बिना आईटीसी के ब्रिक्स के ऊपर 6% टैक्स भरना होगा और आईटीसी के साथ में 12% टैक्स भरना होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर
अधिकांश रॉ मटेरियल जिसमें मुख्यतः यार्न और कलर केमिकल्स हैं वे 18% के दर से जीएसटी लगकर आते हैं, जबकि फैब्रिक्स ज्यादातर 5% के जीएसटी रेट पर बिकते हैं। इस प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से फुटवेयर के अंदर भी रॉ मटेरियल अधिकांशतः 12% और 18% पर आता है, जबकि फिनिश गुड्स कम रेट पर बिकता है। इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट करने का निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिया गया है। इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन्स के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यह निर्णय बाद की मीटिंग पर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब यह निर्णय ले लिया गया है कि इन दोनों सेक्टर में भी 1 जनवरी 2022 से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट कर दिया जाए। जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग से पहले मीडिया के विभिन्न वर्गों में इस प्रकार की एक अवधारणा बन रही थी कि इस काउंसिल की मीटिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर निर्णय हो सकता है। वास्तव में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, उसके बारे में थोड़ा सा उसकी पूर्व भूमिका जान लेना आवश्यक है। जब जीएसटी के बारे में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में सहमति बन रही थी जीएसटी लागू होने से पहले, तब भी अधिकांश राज्य सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अपने कंट्रोल में रखने के पक्ष में थी, क्योंकि राज्य सरकारों का जो राजस्व आता है उसका लगभग आधा राजस्व पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है और राज्य सरकारें अभी इस परिस्थिति में नहीं थी कि वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी कानून के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी लग सकती है, लेकिन उसे तब तक के लिए जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है जब तक जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय न ले। जब जीएसटी लाने के लिए संविधान में संशोधन हो रहा था, उस समय भी कई राज्यों ने यह कहा था कि अभी इसे संवैधानिक संशोधन में से ही इसको बाहर रखा जाए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में न लाया जाए। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने यह कहा था कि बार बार संविधान में संशोधन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए संवैधानिक संशोधन करके इसको जीएसटी के दायरे में लाने का अधिकार तो प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन उसे जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तभी लाया जाएगा जब राज्य सरकारों की सहमति से जीएसटी काउंसिल के अंदर निर्णय लिया जाए। तो यह बात एकदम स्पष्ट है। अब ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश में यह कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी दायरे में लाना चाहिए। इसके बारे में निर्णय तो जीएसटी काउंसिल को ही करना है, लेकिन यह मैटर जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखी जानी चाहिए। तो उसी आदेश के अनुसार यह 45वीं मीटिंग में यह मुद्दा जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में था। जीएसटी काउंसिल ने इस पर निर्णय लिया, डिस्कशन किया और इसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने का सही वक्त नहीं आया है, इसलिए अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। आगे फ्यूचर में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में तभी आएंगे जब अधिकांश राज्य सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहेगी और केंद्र सरकार भी उसमें सहमत होगी। उसके बिना केवल केंद्र सरकार की मर्जी से या कुछ राज्यों की मर्जी से इस प्रकार से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। यह जीएसटी लागू होने से पहले भी एक सहमति थी और अभी भी जीएसटी काउंसिल के अंदर यह सहमति है और इसी प्रकार का निर्णय यह 45वीं मीटिंग में लिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल्स एंड एयर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इस सर्विस को नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के एंट्री नंबर 19A और 19B से एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन वे एंट्री 30 सितंबर 2021 तक ही लागू रहेगी। अब इस पीरियड को
जीएसटी काउंसिल ने 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का रेकमेंड किया है। राज्य सरकारें गुड्स व्हीकल को नेशनल परमिट देने के लिए फीस लेती है। उस फीस पर अभी 18% जीएसटी लगता था, उसे एग्जम्प्ट करने का भी रेकमेंड जीएसटी काउंसिल ने किया है। यदि स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कुछ फीस स्टूडेंट से या जो स्किल ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे ली जाती है, तो अभी उन फीस पर जीएसटी 18% लगती है। जबकि 100% यदि गवर्नमेंट फंड से स्किल ट्रेनिंग दी जाए तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती है उसका फंड 75% या ज्यादा सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आता है और 25% से कम का जो शेयर है वह कैंडिडेट बेयर करते हैं, तो इस प्रकार की सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज रिलेटेड टू AFC वुमेन्स एशिया कप 2022। AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको पूर्णतः जीएसटी में से माफी दी गई है। लाइसेंसिंग सर्विस, राइट टू ब्रॉडकास्ट एंड शो ओरिजिनल फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, इस पर जीएसटी का रेट अब 18% कर दिया जाएगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस और लाइसेंसिंग सर्विस इन दोनों में पैरिटी आ जाए। अब तक इससे रिलेटेड काफी डिस्प्यूट हो रहा था कि यह जो सर्विस दी जा रही है उसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कहा जाएगा या लाइसेंसिंग सर्विस कहा जाएगा। दोनों ही प्रकार की सर्विस इसमें 18% जीएसटी होने से उस प्रकार का लिटिगेशन दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से कलर प्रिंटिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम फिल्म या डिजिटल मीडिया, इनमें भी पैरिटी लाने के लिए प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, जहां पर पब्लिशर ने कंटेंट सप्लाई किया हो, इस प्रकार की सर्विसेज पर भी जीएसटी का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का रेकमेंड किया गया है। IRFC के द्वारा इंडियन रेलवेज को जो रोलिंग स्टॉक या रेल के डिब्बे लीज पर दिए जाते हैं, उसे अब तक एग्जम्पशन था जीएसटी में से, उस एग्जम्पशन को विड्रॉ किया जाएगा, अर्थात उस पर अब जीएसटी लगेगा। 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के बिजनेस में लिप्त हैं या जो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर आते हैं, अर्थात जैसे ओला, उबेर, वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, और स्विगी, जोमेटो ये रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। 1 जनवरी 2022 से जीएसटी इन ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरने का रहेगा, इस प्रकार का जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है। लीज पर जो गुड्स लाई जाती है, विदेश से इंपोर्ट किया जाता है, उसमें भी कुछ और छूट-छाट का प्रस्ताव है, जिससे लीज इंडिया में खत्म होने के बाद दोबारा उसे नई लीज पर दिया जाए तब भी उसे एग्जम्पशन मिले, और जहां पर एसईजेड यूनिट ने इस प्रकार के लीज के लिए फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे किया है, तब भी उस केस में आगे उसको आईजीएसटी में से एग्जम्पशन मिलेगा। गुड्स से रिलेटेड अन्य कुछ क्लैरिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे, जिसमें जो प्योर मेहंदी का पाउडर है, प्योर हेना पाउडर, और उसका लेप पेस्ट जिसमें कोई भी एडिटिव्स मिला हुआ नहीं है, तो वह चैप्टर 14 में फॉल होगा और उस पर जीएसटी का रेट 5% रहेगा। ब्रूअर्स स्पेंट ग्रेन्स, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स एंड सॉल्यूबल और इसी प्रकार के अन्य जो रेसिड्यूज हैं वह एचएस कोड 2303 में आएंगे और उस पर 5% जीएसटी रहेगा। विभिन्न प्रकार के जो भी लेबोरेटरी रिजेंट्स हैं और चैप्टर 3822 के अंदर वे फॉल होते हैं, उन पर जीएसटी का रेट 12% रहेगा। मीठी सेंटेड सुपारी और सुगंधित चमकीली इलायची, कोटेड इलायची, वो कौन से चैप्टर में आएगी, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि ये चैप्टर हेडिंग 2106 में फॉल होती है और इन पर जीएसटी का रेट 18% लागू रहेगा।
कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस और फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस विथ फ्रूट जूस। अभी कुछ प्रकार के कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि ये फ्रूट जूस बेस्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी का रेट 12% है, जबकि कार्बोनेटेड बेवरेजेस पर जीएसटी का रेट 28% और कंपनसेशन से 12% है। तो अब यह भी एक क्लैरिफिकेटरी एंट्री ऐड की जाएगी कि इस प्रकार के जो कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस विथ फ्रूट जूस, इन पर जीएसटी का 28% और कंपनसेशन से इसका 12% रेट लागू रहेगा। टैमरिंड सीड्स जो बुआई के लिए उपयोग में होते हैं उस पर जीएसटी में से एग्जम्पशन रहेगा। उसके अलावा जो टैमरिंड सीड्स है उस पर 5% जीएसटी लगेगा। यूपीएस सिस्टम या इन्वर्टर के साथ में जो एक्सटर्नल बैटरीज बेची जाती है उन पर बैटरी पर एप्लीकेबल रेट जीएसटी का लगेगा। जैसे अदर देन लिथियम आयन बैटरी के ऊपर 28% जीएसटी का रेट है, तो इस प्रकार की यदि बैटरीज एज अ एक्सटर्नल बैटरीज बेची जाती है तो उन पर 28% जीएसटी लगेगा, जबकि यूपीएस और इन्वर्टर 18% जीएसटी लागू रहेगा उन पर। जो स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उनमें गुड्स भी सप्लाई होती है और सर्विसेज भी सप्लाई होती है। तो 1 जनवरी 2019 से उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ही इस प्रकार की एंट्री कर दी गई है कि इसमें 70 और 30 का रेशियो गुड्स और सर्विसेज का रहेगा। तो पिछले पीरियड के लिए समस्या आ रही थी, उस समस्या को भी दूर करने के लिए 1 जुलाई 2017 से लेकर 31/12/2018 के बीच में जो सप्लाई हुई है उसमें भी इसी प्रकार का गुड्स और सर्विसेज का 70:30 का रेशियो करके जीएसटी भरा जा सकता है। फाइबर ड्रम्स के ऊपर जीएसटी रेट को लेकर भी कुछ दुविधा थी, इसे भी अब दूर करके यूनिफॉर्म जीएसटी रेट 18% प्रिस्क्राइब किया जाएगा, चाहे वह फाइबर ड्रम कोरुगेटेड हो या नॉन कोरुगेटेड हो। फ्रेश ड्राई फ्रूट और नट, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि इनके अंतर के ऊपर से जीएसटी का रेट भी डिफरेंट है, तो फ्रेश फ्रूट किसे कहेंगे, ड्राइड फ्रूट किसे कहेंगे और नट किसे कहेंगे, उसके अंतर को भी स्पष्ट करता हुआ क्लैरिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। जो भी फार्मास्यूटिकल गुड्स चैप्टर 3006 के अंदर फॉल होते हैं उन पर जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा, 18% नहीं। इस प्रकार का भी क्लैरिफिकेशन इश्यू करने का निर्देश जीएसटी काउंसिल ने दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इंपोर्ट करते समय लेना आवश्यक होता है, लेकिन इस प्रकार का सर्टिफिकेट बाद में हर बार जब इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर होता है उस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का भी क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा। सर्विसेज से रिलेटेड भी कई डिस्प्यूट्स को क्लैरिफाई करने का इस काउंसिल के अंदर निर्णय लिया गया है। कोचिंग सर्विसेज जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी स्कीम के अंतर्गत, तो चाहे वे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा या एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हो, लेकिन यदि वे स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इस स्कीम के अंतर्गत कोचिंग दी जा रही है तो वह जीएसटी में से एग्जम्प्ट है। जो क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन है, आजकल कई जगह पर रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन केवल क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन होते हैं जहां से फोन के द्वारा ऑर्डर बुक करने पर डिलीवरी घर पर की जाती है। तो इस प्रकार के क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन को भी रेस्टोरेंट सर्विस में ही माना जाएगा और उस पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इस केस में आईटीसी नहीं लेना है, तब 5% जीएसटी लगेगा। कुछ आइसक्रीम पार्लर्स अपने आप को रेस्टोरेंट सर्विस की तरह क्लासिफाई करवाने का प्रयास करते थे कि हम भी रेस्टोरेंट की तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आइसक्रीम देते हैं ग्राहक को और ग्राहक वहां पर चेयर पर बैठकर खा सकता है। लेकिन इस प्रकार की सर्विस को रेस्टोरेंट सर्विस के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, क्योंकि
ऑलरेडी आइसक्रीम तो मैन्युफैक्चर्ड ही होती है और वह केवल आइसक्रीम पार्लर उसे सेल कर रहा होता है। तो इस प्रकार के पार्लर जो आइसक्रीम बेच रहे हैं उस पर जीएसटी का रेट 18% लगेगा। टोल प्लाजा यदि ओवरलोडिंग चार्जेस कलेक्ट करते हैं तो वह ओवरलोडिंग चार्जेस भी एग्जम्प्ट रहेगा जीएसटी में से, क्योंकि यह भी टोल की तरह का ही एक चार्ज है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा जो बसें चलाई जाती है उन्हें किराए पर देने पर वे गिविंग ऑन हायर सर्विस के दायरे में ही आ जाती है और उसके अंतर्गत ही उन्हें जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स, इस सर्विस के ऊपर क्या जीएसटी का रेट लगेगा, इस पर काफी समय से कंफ्यूजन था। कई राज्य सरकारों में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इस प्रकार की सर्विसेज में जो अंतर्निहित वस्तुएं होती है, जैसे यदि पत्थर की खुदाई की है तो उस पत्थर पर यदि 5% जीएसटी लगता है, तो इस प्रकार का ऑर्डर दिया है कि इस प्रकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स पर भी 5% का ही जीएसटी का रेट लगेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि 1 जुलाई 2017 से इस प्रकार की सर्विसेज के ऊपर 18% ही जीएसटी लग रहा है। एम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करने पर जो शुल्क लगता है उस पर कितना जीएसटी लगना चाहिए, इसका भी स्पष्टीकरण इस काउंसिल की मीटिंग में लिया गया है कि जीएसटी का रेट इस प्रकार की सर्विसेज पर 18% रहेगा। 28% रेट केवल उसी प्रकार के फैसिलिटीज में है जहां पर कैसीनो इत्यादि होता है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसे फूड और फूड प्रोडक्ट्स नहीं माना जा सकता और इसलिए जो फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी का रेट 5% प्रिस्क्राइब है, वह अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के जॉब वर्क के ऊपर लागू नहीं होगा। राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना है उसकी अवधि तो जून 2022 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी कोविड के कारण से जो राजस्व में कमी हुई है उसके कारण से यह कंपनसेशन देने के लिए भी लोन लेनी पड़ी और उस लोन के भुगतान करने के लिए कंपनसेशन शेष को जुलाई 2022 से भी आगे जारी रखना पड़ेगा और ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि यह अप्रैल 2026 तक यदि कंपनसेशन शेष को जारी रखा जाए तो अभी जो लोन ली है उसका भुगतान उसके इंटरेस्ट के साथ में किया जा सकता है। ये सभी बातों पर जीएसटी काउंसिल के अंदर चर्चा हुई, आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा किस प्रकार से आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हैं फुटवेयर पर, टेक्सटाइल्स के अंदर, वे 1 जनवरी 2022 से उसे करेक्ट करना है। उसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। वे इसका अध्ययन करेंगे और रेकमेंडेशन देंगे। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसके लिए भी बनाया जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी है, अभी ई वे बिल का सिस्टम है, फास्टैग डेटा है, ई इनवॉइसिंग का डेटा है, उनका उपयोग करके किस प्रकार से जीएसटी के कर अपवंचना का जो कार्य है, टैक्स का इवेजन है, उसे कैसे रोका जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंटेलिजेंस का किस प्रकार से आदान प्रदान किया जाए। जॉब वर्क के लिए जो जीएसटी आईटीसी 04 रिटर्न अभी क्वार्टरली फाइल करना है उसमें बड़ी छूट छाट देते हुए जिन टैक्स पेयर्स का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें यह रिटर्न हाफ ईयरली फाइल करना है, अर्थात साल में 2 बार, और जिन टैक्स पेयर्स का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें आईटीसी 04 रिटर्न एनुअली केवल साल में एक ही बार फाइल करना, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से प्रोसीजर के कंप्लायंस में भी छूट छाट मिलेगी। अभी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, उस पर आईटीसी को विथ इंटरेस्ट वापस भरना होता है। अब जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि जहां पर इन एलिजिबल आईटीसी अवेल भी की है और यूटिलाइज भी की है, दोनों ही काम हुए हैं, तभी इंटरेस्ट भरना है। अन्यथा केवल इन एलिजिबल आईटीसी अवेल की है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया है
तो इंटरेस्ट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि यह जो अमेंडमेंट है यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अर्थात 1 जुलाई 2017 से किया जाएगा। तो पुराना भी कोई इन एलिजिबल आईटीसी केवल अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। कैश लेजर के अंदर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस पड़ा हो तो उसका रिफंड लेने की प्रक्रिया हालांकि सरल है, लेकिन फिर भी यदि एक ही टैक्स पेयर्स के अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक यूनिट के अंदर कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और दूसरे यूनिट में कैश लेजर में बैलेंस नहीं है लेकिन कैश भरने की आवश्यकता है, तो अभी एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करने की कोई सुविधा नहीं है। अब जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि कुछ सेफगार्ड्स के साथ में एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में सेम टैक्स पेयर का यदि डिस्टिंक्ट यूनिट है तो उसमें कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कई लीगल डिस्प्यूट्स पर क्लेरिफिकेशन भी जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो इंटरमीडियरी सर्विस है उसका क्या स्कोप है इस पर क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। दूसरा, मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी एक्सपोर्ट की यदि हम डेफिनेशन देखें तो उसमें यदि यह सर्विस मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को दी गई हो तो बाकी अन्य सारी कंडीशंस फुलफिल हो भी तब भी उसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाता। इस केस में इस प्रकार का अब क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा कि यदि भारत के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका कोई सिस्टर कंसर्न यदि दूसरे किसी कंट्री में वहां के कानून के अनुसार लीगल एंटिटी है तो उन दोनों को मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा और उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें यदि अन्य शर्तें पूरी होती हो तो उनको एक्सपोर्ट का लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का लाभ मिलेगा। जीएसटी की प्रोसीजर से रिलेटेड भी कुछ क्लैरिफिकेशंस जारी करने का जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। इसमें जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 है उसमें आईटीसी लेने की समयावधि है, उस समयावधि को कैलकुलेट करने के लिए डेबिट नोट के केस में डेबिट नोट जारी करने की जो डेट है वह इंपॉर्टेंट है, ना कि डेबिट नोट जिस इनवॉइस के लिए इश्यू किया गया है उस इनवॉइस की डेट। इस प्रकार से यदि डेबिट नोट किसी फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया गया है तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर माह का रिटर्न फाइल करने से पहले या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले उस डेबिट नोट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है। एक अन्य यह भी क्लैरिफिकेशन इश्यू किया जाएगा कि जहां पर ई इनवॉइस जारी किया हो वहां व्हीकल के साथ में इनवॉइस की फिजिकल कॉपी कैरी करना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 है उसमें यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उन केसेस में नहीं मिलेगा जहां पर एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसमें यह स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि वास्तव में जहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट के समय पे करना आवश्यक हो उन्हीं केस के अंदर इस प्रकार एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, अन्यथा नहीं। सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 77 के अनुसार यदि किसी टैक्स पेयर ने किसी ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी भर दिया है उस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानते हुए और बाद में यह पता चलता है कि वास्तव में तो यह इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था और इसमें आईजीएसटी भरना चाहिए था, तो अभी सेक्शन 77 के अनुसार उस टैक्स पेयर को सीजीएसटी और आईजीएसटी जो गलत भरा है उसका रिफंड लेना पड़ेगा और जो आईजीएसटी नहीं भरा है वह उसको अलग से भरना पड़ेगा। केवल इसमें रिलैक्सेशन इसी बात का है कि उसे इंटरेस्ट पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के रिफंड के लिए और इस प्रकार के पेमेंट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, क्या इस प्रकार का रिफंड लेने में भी जो 2 इयर्स का टाइम लिमिट है सेक्शन 54 के अंतर्गत वह 2 इयर्स की टाइम लिमिट लागू होगी या नहीं होगी, इस प्रकार के कई इश्यूज हैं। तो उन समस्त इश्यूओं को
क्लैरिफाई करते हुए CGST रूल्स 2017 के अंदर भी कुछ संशोधन किया जाएगा। जीएसटी के कंप्लायंस को और सुदृढ़ करने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा, तभी वह टैक्स पेयर रिफंड क्लेम के लिए एलिजिबल होगा। इसी प्रकार रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करने के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अभी फॉर्म GSTR1 लेट फाइल करने पर जो लेट फी लगती है वह सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन टैक्स पेयर द्वारा ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब आगे से इस प्रकार का बदलाव किया जाएगा कि नेक्स्ट GSTR3B फाइल करते समय पुराने GSTR1 की जो लेट फी है वह ऑटोमेटिकली ही GSTR3B के अंदर कैलकुलेट होकर उसका गणना होकर आ जाएगी और उसे नेक्स्ट GSTR3B के अंदर टैक्स पेयर को भरना पड़ेगा। रिफंड में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए एक और कदम उठाया जाएगा, जिसमें GST का रजिस्ट्रेशन लेते समय जो पान नंबर यूज किया है उसी पान नंबर से, परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक्ड जो बैंक अकाउंट होगा उसी में GST का रिफंड डिसबर्स होगा, अन्य किसी बैंक अकाउंट में GST का रिफंड डिसबर्स नहीं होगा। अभी रूल 59(6) ऑफ CGST रूल्स के अनुसार यदि 2 महीने का GSTR1 रिटर्न फाइल नहीं किया हो तो उसके बाद का GSTR3B रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी 2022 से इसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और जब तक पिछले महीने का GSTR1 फाइल न किया हो तब तक नेक्स्ट महीने का फॉर्म GSTR3B फाइल नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार का प्रावधान रूल 59(6) के अंतर्गत किया जाएगा। CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में क्लॉज AA फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा इंसर्ट किया गया है। हालांकि यह क्लॉज AA अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है और इसलिए यह प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन यह क्लॉज AA ऐसी कंडीशन दर्शाता है कि जब तक सप्लायर जो इनवॉइस है वह अपने GSTR1 के अंदर अपलोड नहीं करता है तब तक रिसिपिएंट उस इनवॉइस से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। एक बार यह सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज AA नोटिफाई हो जाएगा तो फिर रूल 36(4) के अंदर भी संशोधन कर दिया जाएगा और जितने इनवॉइसेस सप्लायर ने अपने GSTR1 में दर्शाए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्रेडिट रिसिपिएंट अपने GSTR3B के अंदर ले पाएगा। इस प्रकार का संशोधन भी आगे कर दिया जाएगा। अभी रूल 36 के सब रूल 4 के अनुसार सप्लायर ने जितने इनवॉइसेस अपलोड किए हों अपने GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंतर्गत उसका 5% अधिक तक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट ले सकता है। इनके अलावा भी CGST एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर कई संशोधन करने का भी रिकमेंडेशन GST काउंसिल ने किया है। वह आगे जब भी इनका अमेंडमेंट्स होंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। यह जो जानकारी दी है यह GST काउंसिल की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके आधार पर ही दी गई है और जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके आधार पर दी गई है। इन रिकमेंडेशन के बेसिस पर जब फाइनली नोटिफिकेशंस इश्यू होंगे या जब कोई क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर इश्यू होंगे, एक्ट में या रूल्स में अमेंडमेंट आएगा, उस समय आगे उन विषयों पर और डिस्कशन करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।